जय हिंद दोस्तों, फिजिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सेकंड सीरीज आज लेके आ गया हूँ। इससे पहले मैंने सेमीकंडक्टर का करवा दिया था, इस बार जो मैं करवाने जा रहा हूँ फुल सिलेबस आपका डेरिवेशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, न्यूमेरिकल सभी कुछ आज मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, कुछ पीडीएफ्स है जो मैंने आपको नीचे भी लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। याद रखना, जो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे मैग्नेटिज्म चैप्टर आपने पढ़ा होगा। मैग्नेटिज्म चैप्टर आप जानते ही हो, मैग्नेटिज्म में कि यूनिफॉर्म मोशन में मैग्नेटिज्म क्या होता है, सब कुछ मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देख रहे हो, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आप क्या देखोगे कि किसी इलेक्ट्रॉन को इसने क्या कहा है, एन इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड एट राइट एंगल टू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। भैया यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म। जितना मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यहाँ होगी 2 टेस्ला है, तो यहाँ भी टेस्ला में 2 ही होगा, यहाँ भी टेस्ला में 2 ही होगा, यहाँ भी, मतलब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कहा गया है। ठीक है, तो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आपको बी दिया हुआ है, किसी इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट किया गया है किस पे, राइट एंगल पे। तो इसने बोला वेलोसिटी उसकी भी है, तो ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द रेडियस, क्या कि कितने रेडियस पे उसको ले जाए। अब भैया इसने रेडियस पूछा है, तो मतलब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और वो दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर, ऐसे होंगे परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर में कोई चीज रहेगी तो वो हमेशा सर्कुलर पाथ फॉलो करती है। कौन सा पाथ फॉलो करती है, सर्कुलर पाथ। इतना समझ गए हो तो आ जाओ भैया डेरिवेशन पे। क्या बोलेगा ये, डेरिवेशन पे। डेरिवेशन हमारी क्या होगी, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लेना है तो मैं इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड ले लेता हूं। तो इनवर्ड हमारा क्रॉस होता है, इनवर्ड मतलब हमारा क्या होता है, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड। क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड हमेशा इनवर्ड डायरेक्शन में होता है, मतलब अंदर की डायरेक्शन में होता है। तो हमारा ये मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा इनवर्ड डायरेक्शन में। अब ये इनवर्ड डायरेक्शन में मैंने मैग्नेटिक फील्ड ले लिया, तो अब क्या होगा, हमारा जो पाथ फॉलो करेगा वो कौन सा पाथ फॉलो कर रहा है, सर्कुलर पाथ। अब सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा तो सर्कुलर पाथ में जो फोर्स लगता है वो हमेशा क्या लगेगा, इनवर्ड डायरेक्शन में। सर्कुलर पाथ में फोर्स कहाँ लगेगा, इनवर्ड डायरेक्शन में। वेलोसिटी किस साइड में होगी, अपवर्ड, क्योंकि वेलोसिटी ऐसी होगी तभी तो ये सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा, होगा ना। अब क्या होगा, अब मैं बोलूँ किसी भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फोर्स कितना लगता है, फोर्स होता है हमेशा हमारा क्या, QVB साइन थीटा। फॉर्मूला याद रखना, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो भी फोर्स लगेगा वो इस पे लगेगा, और थीटा इसमें एट एनी एंगल है। ठीक है, अभी राइट एंगल का है तो थीटा की वैल्यू बस 90 हो जाएगी। ये राइट एंगल पे कर रही है, तो अगर कभी फोर्स अंदर की ओर लगता है तो ये अंदर की ओर लगने वाला इस फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। कौन सा फोर्स कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। एक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाता है, और सेंट्रीपिटल फोर्स हमारा क्या होता है, हमेशा mv²/r। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है F = mv²/r होता है। अब दोनों फोर्स एक दूसरा के वही होगा, इक्विलिब्रियम होगा। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे हम क्या देखते हैं, इक्विलिब्रियम, इस कंडीशन पे हम क्या देखेंगे कि दोनों फोर्स इक्वल हो जाएंगे। इक्वल होते ही हमारा mv²/r हो जाएगा = इसके QVB साइन थीटा आ जाएगा, QVB साइन थीटा आ जाएगा। अब क्या देखोगे, यहाँ से थीटा की वैल्यू 90 दे दी है, तो यहाँ तो साइन थीटा की वैल्यू 90 होगी तो 1 हो जाएगा, तो इसको तो हटा ही दो। तो यहाँ से क्या बन गया हमारा, mv²/r = QVB साइन थीटा। तो r की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से r की वैल्यू निकालने के लिए कुछ कट रहा है, एक v से एक कट जाएगा, यहाँ से बच गया mv/QV। ये हमारा फॉर्मूला, रेडियस की वैल्यू फाइंड हो गई, रेडियस की वैल्यू फाइंड हो गई। ये हमें निकालने के लिए कहा था क्वेश्चन में, अच्छे से पढ़ो क्वेश्चन को। क्वेश्चन ने क्या कहा है कि आपको जो थीटा है 90 दिया हुआ है, तो प्रोजेक्ट किया गया इलेक्ट्रॉन को, तो m और v जो भी कहा गया, इसने कहा ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब बाय द इलेक्ट्रॉन। तो रेडियस आपने फाइंड कर लिया, जो रेडियस मैंने फाइंड किया वो इसी का फॉर्मूला हो गया, ये रेडियस इसका फाइंड हो गया। बस आपको ये ड्राइव कर देना, ड्राइव में हमेशा फोर्स को दोनों को इक्वल रखना है, सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये स्ट्रेट लाइन का पूछा है तो 180 रख देना, और जब से आपका सर्कुलर पाथ का पूछा है तो भाई थीटा की वैल्यू 90 रख देना, खत्म हो गया। समझ आया ना। अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, ड्रॉ अ ग्राफ showing variation of angle of deviation d with the angle of incidence। मतलब एंगल ऑफ डेविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है उन दोनों को मतलब बताना है कि किस तरीके से वो वेरिएट करते हैं एक दूसरे के, और फिर आपको बताना है कि प्रिज्म का वो बताना है, प्रिज्म किस पे डिपेंड करता है, और प्रिज्म का रे डायग्राम। ठीक है, ये तो सबसे पहले हम प्रिज्म का रे डायग्राम बनाते हैं कि प्रिज्म से कैसे रे डायग्राम शो किया जाता है, प्रिज्म से कैसे कोई रे डायग्राम बनता है। सबसे पहले आप जानते हो कि कोई भी प्रिज्म जैसे 3D शेप में होता है, प्रिज्म जानते हो ना, 3D शेप होती है प्रिज्म की। तो समझ लो ये आपका प्रिज्म है, ये आपका प्रिज्म है। अभी बोलोगे प्रिज्म कैसे ही, तो भैया प्रिज्म जो होता है 2 ट्रायंगुलर और 3 रेक्टेंगुलर शेपों से मिलके जो बना होता है उसको हम प्रिज्म कहते हैं। अगर आप अलग तरीके से देखो तो आप इसे देख पा रहे होगे, ये प्रिज्म की तरह ही उभरा हुआ है, इसके फेजेस भी। ठीक है, बिल्कुल, तो ये प्रिज्म ही है, ये क्या है, प्रिज्म ही है।
ठीक। तो इस प्रिज्म को हमने क्या किया, इस प्रिज्म से रे डायग्राम बनाएंगे। वो रे डायग्राम कैसा होगा, जैसे ये प्रिज्म अभी 3D शेप में बनाया था अभी मैंने, अब ये हमारा 2D शेप का प्रिज्म हो जाएगा। अब इस प्रिज्म में क्या करेंगे, जैसे ही कोई लाइट रे आएगी इस पे रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जिस टाइम पे जिस पॉइंट पे आई तो वहाँ पे हमारा नॉर्मल बनेगा। ये क्या बनेगा, हमारा नॉर्मल बनेगा। ये नॉर्मल बन गया। कभी भी क्या बोलता है, कभी भी रेयर मीडियम, रेयर मीडियम, ये कौन सा मीडियम है भैया, रेयर मीडियम। जहाँ एयर होगा वो मीडियम कहलाएगा रेयर मीडियम, और जहाँ एयर नहीं होगा वो मीडियम कहलाएगा डेंसर मीडियम। कौन सा, डेंसर मीडियम, ठीक है, डेंसर मीडियम, ठीक। अब रेयर मीडियम से डेंसर में कोई जाएगा तो वो क्या होगा, नॉर्मल की ओर झुक जाएगा। क्या बोलता है, झुक जा अंदर घुसने टाइम। तो अंदर घुसने टाइम झुका दो भाई, झुक गया। ये जाना किधर चाहिए था, इसे, इसको जाना चाहिए था आगे, लेकिन गया झुक। किसके कारण झुका, नहीं झुका वो मर्जी समझ लो भैया। यहाँ से एक और परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे जुड़ा, और बाहर निकलने टाइम क्या करेगा, वो थोड़ा मुड़ जाएगा, ठीक है, वो इससे परपेंडिकुलर से दूर भागेगा। तो ऐसा कुछ रे डायग्राम प्रिज्म का बनता है। ये एंगल ऑफ प्रिज्म कहलाता है, ए कहलाता है। इसको हम बी कह देते हैं, इसको हम सी कह देते हैं, ठीक है। एंगल ऑफ प्रिज्म ए होता है। अब क्या होगा, इस पॉइंट को मैंने डी नाम दे दिया, इस पॉइंट को नाम ई है, इसको पॉइंट को मैंने एफ दे दिया, और इस पॉइंट को मैंने पी नाम दे दिया, कुछ भी दे दो। ये ओ है, ठीक, ये नाम दे दिया। अब क्या होगा देखोगे तो इस टाइम पे नॉर्मल और इन दोनों के बीच में बनने वाला है जो एंगल होता है, उस एंगल को नाम दिया जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब यहाँ पे जो एंगल निकल रहा है ये रिफ्रैक्टेड होगा, रिफ्रैक्टेड, रिफ्लेक्टेड नहीं, रिफ्रैक्टेड, याद रखना। ये R1 और यहाँ पे जो होगा वो R2 कहलाएगा, कि दोनों तो एंगल एक दूसरे के ही हैं, रिफ्रैक्टेड अंदर ही है। बाहर जो निकल रहा है उस एंगल को ई कहते हैं, एंगल ऑफ इमर्जेंट। कौन सा, एंगल ऑफ इमर्जेंट। ये हो गया। अब क्या होता है, यहाँ पे इस लाइन को भी मैं आगे की ओर बढ़ाऊंगा, क्योंकि भाई दोनों लाइन एक दूसरा का तो मारेगा ना, क्योंकि दोनों को तो अलग रास्ता पे गया। जो दोनों अलग रास्ते पे गए हुए होंगे उन दोनों के बीच का जो एंगल बनेगा उस एंगल को ही कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। क्या मतलब, जितना कोई लाइन डेविएट हुआ एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जाने में, उससे कहते हैं हम एंगल ऑफ डेविएशन। तो सभी को बारे में समझ गए लेवल क्या, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे, ये इमर्जेंट रे। एंगल आई इंसिडेंट एंगल, एंगल आर रिफ्रैक्टेड एंगल, एंगल ई इमर्जेंट एंगल, और डेल्टा जो ये बना हुआ है ना, इसको हम कहते हैं क्या, डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। तो ये कुछ रिलेशन है। अब इनके बीच में हमें रिलेशन बनाना होता है, मतलब इनके बीच में रिलेशन को ड्राइव करना होता है। रिलेशन कैसे ड्राइव किया जाता है, फिगर आपने देख लिया ना, सही से देखना। इन सबके नोट्स जो होंगे वो अब लेवल मैंने करवा दिए हैं, नीचे आपको सब कुछ मिल जाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे जैसे ही मैं करूंगा तो मैंने क्या देखा, यहाँ पे मेरा एक ट्राइंगल आप देख पा रहे हो। कौन सा, यहाँ पे ट्राइंगल नहीं, मतलब क्वाड्रिलेटरल, AEOF, AEOF। तो मैंने ले लिया इन AEOF के अंदर, मैंने क्या ले लिया, AEOF के अंदर। तो इसके अंदर क्या लूंगा, एंगल ऑफ A, एंगल ऑफ AEO, ठीक है, एंगल ऑफ A प्लस एंगल ऑफ AEO प्लस एंगल इधर EOF चला जाएगा, प्लस में एंगल OAF। मतलब चारों एंगल मैंने लिख दिया, देख पा रहे होगे आप। एंगल कौन सा, एंगल A, एंगल AEO, एंगल EOF, एंगल OFA, ठीक है। ये सारे एंगल हो गए। अब क्या देखोगे, एंगल A जो है वो हमारा एंगल A, पता नहीं हमें कितना है, हमने एंगल A ही लिख दिया, प्लस एंगल AEO 90 डिग्री। कभी भी एंगल प्रिज्म में ये जो होता है ये हमेशा 90 परपेंडिकुलर होता है, ये भी परपेंडिकुलर। तो ये 90, ये 90, दोनों तो 90 ही हो गए ना। तो भैया ये तो AEO 90 हो गया, EOF ये तो हमारा नहीं पता, लेकिन ये भी हमारा 90 है। चारों को जोड़ के हमारा 360 का इक्वल ही तो आएगा। चारों एंगल क्वाड्रिलेटरल का एंगल ऑफ सम प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि 360 के इक्वल रख दो। यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, एंगल A जो है प्लस एंगल EOF जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 180 डिग्री का। किसके, 180 डिग्री के। हमारा सबसे फर्स्ट इक्वेशन बन गया प्रिज्म का, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गया। अब फर्स्ट इक्वेशन बनने के बाद हम सेकंड इक्वेशन क्या देखेंगे, सेकंड इक्वेशन देखेंगे कि जो एंगल I है उसके ऊपर वाले इस एंगल को अगर मैं निकालूं, इस वाले एंगल को अगर मैं निकालूं तो मेरा एंगल क्या होगा, ये I जो है ये पूरे का क्या होगा, इस पूरे एंगल का वर्टिकल अपोजिट होगा। तो ये पूरा I होगा, पूरा I है तो ऊपर वाला निकालने के लिए क्या करूंगा, एंगल I माइनस R1, यही होगा ना, एंगल I माइनस R1। क्योंकि ये छोटा वाला देखो मेरा ऐसा एंगल कुछ बन रहा है, इस जगह पे ये आया, ये ऐसे गया, और ये थोड़ा लाइन ऐसे आया है। तो यहाँ पे एंगल R बन रहा है, यहाँ पे एंगल R1 बन रहा है। मुझे एंगल कौन सा चाहिए, यहाँ पे
जो ऊपर की ओर बन रहा है, कौन सा एंगल, ये वाला चाहिए। तो इस एंगल को निकालने के लिए ये एंगल अगर आई है तो ये पूरा एंगल भी आई होगा, पूरा एंगल आई होगा। तो इस हाफ एंगल को निकालूंगा तो उसके लिए आई माइनस R1 कर दूंगा, यही करूंगा ना। तो I माइनस R1 हो गया। और इधर का ये निकालने के लिए क्या कर दूंगा, ये वाला एंगल निकालने के लिए मेरा क्या हो जाएगा, E माइनस R2, ये हो जाएगा। बस याद रखना इतनी सी चीजें। यहाँ पे देखो ट्राइंगल EOF दिखा हुआ है, कौन सा, इन ट्राइंगल ले लेता हूं मैं EOF के अंदर। थोड़ा फिगर आप देख नहीं पा रहे होगे तो बस याद रखना इन ट्राइंगल मैंने क्या लिया है, EOF के अंदर। इस ट्राइंगल के अंदर लूंगा तो इस ट्राइंगल के अंदर एंगल I ये होगा, एंगल EOF होगा, एंगल R2 होगा। इन तीनों का सम 180 के इक्वल आ जाएगा। भैया ये भी हमारा सेकंड इक्वेशन होगा। देखो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को अगर कंपेयर करूं तो मेरा RHS साइड जो है वो इक्वल है, तो LHS क्या होंगे, इक्वल। तो एंगल A प्लस में एंगल EOF जो है वो एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। ये प्लस एंगल EOF होगा, प्लस में आपका एंगल R2 होगा। EOF से EOF कट जाएगा और एंगल A इजिकल टू R1 प्लस में R2 के बराबर आ जाएगा। एंगल A इजिकल टू क्या आ गया हमारा, R1 प्लस R2। ये हमारा थर्ड इक्वेशन कौन सा हो जाएगा, ये हमारा थर्ड इक्वेशन हो जाएगा। एंगल A इजिकल टू R1 प्लस R2 के हमारे प्रूफ हो गया। एंगल जो A है कौन सा, प्रिज्म एंगल, ये इन दोनों एंगल के प्रूफ हो गया। हमने फर्स्ट कंडीशन पूरी कर ली। सेकंड कंडीशन, ये प्रिज्म, ये एंगल ऑफ डेविएशन का लोगे, क्या लोगे, ये जो एंगल ऑफ डेविएशन यहाँ पे बन रहा है, ये एंगल ऑफ डेविएशन, ये देखो ये एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा। किस ट्रायंगल का, ट्रायंगल इसको मैंने आपका दे दिया, समझ लो ये आपका M पॉइंट है। तो EMF, इन ट्रायंगल ले लेता हूं मैं EMF का। इन ट्रायंगल कौन सा ले लिया मैंने, इन ट्रायंगल कौन सा, इन ट्रायंगल EMF का अगर मैंने ले लिया तो जो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन होगा, मतलब एंगल ऑफ डेविएशन होगा वो एक्सटीरियर एंगल होगा। और आप जानते हो यार, एक्सटीरियर एंगल इज अ सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल, सब जानते हैं ना। तो भैया यहाँ पे ये एंगल जो होगा इस वाले और इस वाले दोनों को सम के इक्वल होगा ना। तो ये I माइनस R1 है और ये E माइनस R2 है। I माइनस R1, ये I माइनस R1 और यहाँ पे हमारा प्लस में E माइनस R2 ये रहेगा। अब यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू I और E को एक में कर लेता हूँ, I और E को एक में, और R का कॉमन निकाल के R1 प्लस R2 कर लेता हूँ। अब देखो ये इक्वेशन है, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A के आया था, याद है ना। तो यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू I प्लस में E आ जाएगा, इज इक्वल माइनस में A आ जाएगा। अब A को इधर लिया जाता हूँ तो A प्लस में एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू I प्लस में E आ जाता है। क्या देखा आपने, A प्लस एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू I प्लस E। ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल के लिए आ जाता है, याद रखना इसके लिए। ये आपका प्रिज्म में एंगल ऑफ प्रिज्म, डेविएशन, इंसिडेंट, इमर्जेंट, इन सब की बीच में रिलेशन निकालना आता है। यही रिलेशन निकाल मैंने यहाँ आपको दिया है, रिलेशन निकाल दिया ना। अब बोला जाता है एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन के बीच में रिलेशन निकालो। तो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन के बीच में रिलेशन कैसे निकालोगे, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, कौन सा कंडीशन, मिनिमम डेविएशन। और मिनिमम डेविएशन कहता है, मिनिमम डेविएशन की वैल्यू जो होगी उस टाइम पे, मिनिमम डेविएशन के टाइम पे R1 जो होगा, R1 इज इक्वल टू R2 हो जाएगा, इज इक्वल टू R के। R1 और R2 दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे मिनिमम डेविएशन की कंडीशन में। और जो डेविएशन है वो आपका मिनिमम डेविएशन के इक्वल हो जाएगा, डेविएशन आपका मिनिमम डेविएशन के। अब फर्स्ट कंडीशन A इज इक्वल टू क्या आया था आपका, R1 प्लस में R2 आया था। तो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, R प्लस में R हो जाएगा। तो यहाँ से क्या देखते हो, A इज इक्वल टू 2R आ जाएगा और R इज इक्वल टू आप क्या देखते हो, A/2 आ जाएगा। ये आपका आ गया फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या देखते हो, आपका एक फॉर्मूला बना, कौन सा, A प्लस में मिनिमम डेविएशन इज इक्वल टू I प्लस में E बना था। तो A को मैं A ही लिखता हूँ, ठीक है, प्लस इसको मैं मिनिमम डेविएशन लिख देता हूँ। I और E जो है इस कंडीशन में मिनिमम डेविएशन की कंडीशन में इक्वल हो जाएंगे, तो हम यहाँ पे 2I लिख देंगे। अब यहाँ से I की जब वैल्यू निकाली जाती है तो I की वैल्यू निकालने के लिए A प्लस में एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन बाय में 2 प्रूफ हो जाता है, ये हो जाता है। अब आप जानते हो कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का टर्म, तो वो क्या कहता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की न्यू वन इज इक्वल टू साइन I ऐसा बनता है, इज इक्वल टू न्यू टू साइन R। ये फॉर्मूला होता है आपका स्नेल्स लॉ। क्या होता है ये आपका स्नेल्स लॉ। तो ये यहाँ से क्या आ जाता है आपका, मैं यहाँ पे साइन I बाय साइन R करूँगा तो साइन I बाय साइन R आ जाएगा हमारा, यहाँ से साइन R आ जाएगा, ठीक है, साइन I बाय साइन R आ जाएगा। और यहाँ से हमारा न्यू 2 बाय
न्यू 2 बाय न्यू 1 आ जाएगा। अब क्या देखते हो यहाँ पे हमारा जो न्यू 1 है, न्यू 1 की वैल्यू आपको 1 पुट करनी है और न्यू 2 की वैल्यू जो है आपको u पुट करनी है, ठीक है। तो आप यहाँ पे साइन आई बाय साइन आर देखोगे तो u इज इक्वल टू आपका क्या प्रूफ हो जाएगा, यहाँ से साइन आई की वैल्यू क्या आई थी हमारी, वो आई है हमारी a प्लस में मिनिमम डेविएशन बाय में 2 आई है, और यहाँ पे अपोन में क्या है साइन, और हमारा जो एंगल है a बाय में 2। ये फॉर्मूला आपको याद रखना बिल्कुल अच्छे से, u इज इक्वल टू साइन a प्लस में मिनिमम डेविएशन अपोन में 2 अपोन में साइन a एंगल ऑफ प्रिज्म अपोन में 2। 10th क्वेश्चन जो आपका डिफाइन एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, मतलब एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन को आपको डिफाइन करना है पहले। तो ये क्या होता है, इस टाइम पे आपका इंसिडेंट एंगल और जो इमर्जेंट एंगल है बिल्कुल इक्वल हो जाते हैं, तो उन दोनों के बीच का जो एंगल होता है उसके हम मिनिमम डेविएशन करते हैं। मतलब इंसिडेंट और इमर्जेंट एंगल जो है वो दोनों अगर इक्वल हो जाए तो आपका वो मिनिमम डेविएशन की कंडीशन हो जाती है। तो ये मिनिमम डेविएशन होगा। अब बोल रहा है फॉर अ प्रिज्म एंगल ऑफ ए इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल ए इज इक्वल टू 60 डिग्री आपको गिवन है, और मिनिमम डेविएशन आपको 30 डिग्री दी हुई है। क्या दी हुई है, मिनिमम डेविएशन। तो कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था, क्या आपका न्यू इज इक्वल टू साइन और आई का फॉर्मूला क्या आता, a प्लस में मिनिमम डेविएशन बाय में 2 आ गया था, और अपोन में क्या आया था साइन, और यहाँ पे a बाय में 2। इसी फॉर्मूले को लगा देना है, याद रखना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो आप साइन लगा दोगे, साइन हो जाएगा यहाँ पे a की वैल्यू कितनी दी हुई है, एंगल ऑफ प्रिज्म 60, ये दिया आपको 30 बाय में 2 हो जाएगा। कोई बड़ा काम तो ना कर दिया, यहाँ से आपका साइन हो जाएगा और a की वैल्यू 60 बाय में 2 हो जाएगी। कोई दिक्कत तो है ना। न्यू इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 90 को 2 से काट दो 45 आ जाएगा, तो साइन की वैल्यू 45 और अपोन में क्या आ जाएगी साइन की वैल्यू 30, और साइन की वैल्यू 45 आप जानते हो कितनी होती है, साइन की वैल्यू 45 1/√2 होती है, और 30 बोलते हैं 2/1 कर दो, 1/2 होती है तो 2/1 कर दो। यहाँ से क्या देखोगे √2 से इसे काट दो √2 आ जाएगी। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स न्यू की वैल्यू आपकी √2 फाइंड हो गई। 2 मार्क्स आपने यहाँ पक्के कर लिए, और 3 मार्क्स आपके वो जो डेरिवेशन मैंने करवाए वो दोनों को मिला के आपके 5 मार्क्स पूरे पक्के हो जाएंगे अगर आपने ये एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन प्रिज्म की कंडीशन पूरी कर ली। अब आते हैं हम रेडियो एक्टिविटी लॉ पे। रेडियो एक्टिविटी लॉ क्या कहता है, सैंपल के अंदर जितने भी अभी न्यूक्लियर प्रेजेंट है, जितने भी न्यूक्लियर इस सैंपल के अंदर अभी इस टाइम पे प्रेजेंट है, को मैंने n मान लिया, सैंपल जो है उनको मैंने n मान लिया, तो मेरा क्या होगा, जो डीके हो रहे हैं, मेरा डीके क्या हो रहा है dn/dt। क्यों, क्योंकि पर यूनिट टाइम पे कितना नंबर ऑफ न्यूक्लियर डीके हो रहा है वो हमारे n के इक्वल होगा। इसको हम क्या लिख देते हैं, dn/dt लिख देते हैं, इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारे n के हो जाता है। और यहाँ से हमारा dn/dt जो होता है, dn/dt जो होता है वो हमारे माइनस लैम्डा n के इक्वल हो जाता है। किसके, माइनस लैम्डा n। माइनस लैम्डा क्या है, ये आपका डीके कांस्टेंट है। लैम्डा क्या है आपका, ये डीके कांस्टेंट है। और ये डीके कांस्टेंट जो होता है ये आपको माइनस में क्यों दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे जो न्यूक्लियाई है वो क्या बता रहा है, ये माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस ये बता रहा है कि नंबर ऑफ जो न्यूक्लियाई है वो डिक्रीज हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। इसलिए कितनी तेजी से कितने जो न्यूक्लियाई है वो डीके हो रहे हैं पर यूनिट टाइम में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उसका टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई के। तो यही आपका यहाँ से प्रूफ हो जाए, dn/dt इज इक्वल टू माइनस लैम्डा n। अब इसके बाद क्या बोला है कि इस रेडियो एक्टिविटी जो डीके है, इसी लॉ का यूज करके आपको ये जो है ना n इज इक्वल टू n0 एक्सप्रेशन, मतलब यहाँ पे e है, e मतलब क्या होता है, जो लॉग की पावर e होती है ना वो है e की पावर माइनस लैम्डा t। ये प्रूफ आपको कर देना है। रेडियो एक्टिविटी डीके लॉ जो था ना उसी का यूज करके आपको प्रूफ क्या कर देना है, n इज इक्वल टू n0 e की पावर माइनस लैम्डा t। इसको आपको प्रूफ करके देना है, डेराइव करके देना है, डेरिवेशन करके देना है। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, इसको करने के लिए बस कोई बड़ा काम नहीं करना। आपने अभी एक रेडियो एक्टिविटी लॉ पढ़ा dn/dt, इस लॉ इज इक्वल टू क्या होता है आपका, वो होता है माइनस लैम्डा n के इक्वल। अब क्या करेंगे, हम यहाँ n को लिया इसके नीचे, तो dn बाई क्या हो जाएगा आपका n हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस लैम्डा dt। अब दोनों को इंटीग्रेट कर दो, इसको इंटीग्रेट करूंगा मैं तो dn/n हो जाएगा। इसे हम क्या करेंगे, n0 से n तक मैं इंटीग्रेट कर दूंगा। ये क्या इंटीग्रेशन आप जानते होंगे, छोटा मोटा तो इंटीग्रेशन, ठीक है। इज इक्वल टू माइनस, और यहाँ पे मैं लैम्डा dt रख देता हूँ, अब क्या हो जाए, यहाँ से जैसे मैं इंटीग्रेट करूंगा तो ये आपका लॉग में आ जाता है। कभी भी याद रखना, ये आपके किस में आ जाते हैं, लॉग के अंदर आ जाता है। तो ये log n कहला जाएगा, और log n जो होगा ये आपका
किस में हो जाएगा, n नोट से n तक होगा, n नोट से n तक इज इक्वल टू हमारा माइनस हो जाएगा, यहाँ से हमारा लैम्डा बाहर निकल जाएगा, ब्रैकेट में t रह जाएगा और इसको मैंने 0 से t तक किया है, किससे 0 से t तक किया है, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा मेरा, इसमें अगर देखूँ तो मेरा यहाँ से आ जाएगा लॉग, नेचुरल लॉग लिख देता हूँ इसे ln, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा ln जो है नेचुरल लॉग जो है, इसको हम क्या लिख देंगे, ये हमारा हो जाएगा n माइनस ln n0, ठीक है। मतलब अपर लिमिट और लोअर लिमिट को लगा दिया मैंने, यहाँ से माइनस लैम्डा हो जाएगा और टी आ जाएगा, माइनस लैम्डा टी आ जाएगा, जीरो वाला तो लेंगे नहीं। अब क्या होगा, यहाँ से हम अगर देखते हैं तो यहाँ से हमारा नेचुरल लॉग n बाय n नोट आ जाता है, इज इक्वल टू हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस लैम्डा टी आ जाएगा। एक प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी क्या कहता है, लॉग की टर्म में, ये लॉग की टर्म में ही होता है कि लॉग जो नेचुरल लॉग की पावर जो होती है वो e होती है, यहाँ पे क्या होती है e। तो यहाँ बोला जाता है a की पावर अगर b है तो वो इज इक्वल टू c है, लॉग a की पावर b है इज इक्वल टू c है, तो हमेशा क्या हो जाएगा उधर इक्वल टू में जाके e इज इक्वल टू जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका a की पावर c हो जाएगी, ये फॉर्मूला है। तो मैं क्या देखूंगा, यहाँ पे e है, इसकी पावर क्या है e, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा आपका, यहाँ से n अपॉन में n नोट तो रहेगा इज इक्वल टू आपका e की पावर माइनस लैम्डा टी चला जाएगा, n नोट उधर जाएगा तो आपका प्रूफ हो जाएगा n नोट e की पावर माइनस लैम्डा टी। गलती से यही तो नहीं प्रूफ हो गया जो हमें प्रूफ करना था, n इज इक्वल टू n नोट e रेस पर माइनस लैम्डा टी, यही हमें प्रूफ करना था। हमारा डेरिवेशन इतना ही सा था, डेरिवेशन कर डाला, ये कर डाला, हो गया बिल्कुल। डेरिवेशन में कोई बड़ा काम तो ही ना, क्या करना आपका डीके लो जो है उसको लगाना है, इंटीग्रेशन करने टाइम आपको बस याद रखना ये नेचुरल लॉग, यहाँ पे ना नेचुरल लॉग भी बहुत जने लिख देते हैं, नेचुरल लॉग लिख देना आपका ln लिख देना, तो ये होगा यहाँ पे आपको लिमिट लगा देनी 0 से t, ये हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे और जोड़ करना, आंसर आपका फाइंड हो जाएगा, जो आपको प्रूफ करना था हैंड्स प्रूफ वो आपका प्रूफ हो जाए। तो ये डेरिवेशन बड़ा सा आसान सा है और ये डेरिवेशन डीके लो में पूछ लेता है। अब इसमें हाफ लाइफ पीरियड बोलता है ना कि ये तो आपका हो गया डीके लो, अब बोलता है इनके बीच में रिलेशन बताओ, हाफ लाइफ पीरियड और इनके बीच में रिलेशन क्या है। तो भैया कुछ नहीं होता हाफ लाइफ पीरियड में, ये कि हाफ लाइफ पीरियड मतलब क्या है, हाफ लाइफ मतलब जो लाइफ पहले थी जितनी उसका हाफ हो जाए, मतलब जो आपका सैंपल है, मेरे पास 10 सैंपल है, इस टाइम पे मेरे पे क्या है 10 सैंपल है, मेरा हाफ लाइफ कब होगा, जिस टाइम पे ये 5 सैंपल बच जाएंगे, यही होगा ना। इसका हाफ लाइफ कब होगा, जिस टाइम पे ये 5 सैंपल बच जाए, मतलब जितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट है आपके सैंपल में वो जिस टाइम पे हाफ हो जाए उसी को उसका हाफ लाइफ पीरियड कहा जाता है। तो हाफ लाइफ पीरियड में क्या होगा, n जो होगा वो n नोट बाय इनिशियल के बाय में 2 हो जाएगा, n इज इक्वल टू n नोट बाय 2 हो जाएगा, और आपका जो t है t इज इक्वल टू आप t हाफ पुट कर दोगे, t 1/2 पुट कर दोगे। अब जो आपका फॉर्मूला है ना n इज इक्वल टू n नोट e रेस पर माइनस लैम्डा टी, इसमें मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ n नोट बाई 2 इज इक्वल टू, मैं यहाँ प्रूफ कर देता हूँ n नोट ही रहता है, e की पावर मैं यहाँ कर देता हूँ माइनस लैम्डा टी की पावर 1/2। अब क्या देखते हो, इस n नोट से n नोट को उड़ा देता हूँ, तो यहाँ बच गया मेरा 1/2 इज इक्वल टू मेरा e रेस पर माइनस लैम्डा टी की पावर 1/2। इस टाइम पे e इधर आया था तो उधर से नेचुरल लॉग बन के इधर ही आया था ना, तो अब ये वापिस उधर जाएगा तो वापिस नेचुरल लॉग बन जाएगा। तो अब क्या होगा, यहाँ पे आप क्या देखोगे कि नेचुरल लॉग 1/2 बन गया, उधर जाके माइनस लैम्डा बाई टी है, यही है ना लैम्डा टी, और ये 1/2 लिख लो टी जो है। अब यहाँ पे ये माइनस में है और यहाँ पे ये 1/2 में, तो इसको उल्टा करोगे नेचुरल लॉग तो ये 2 हो जाएगा, यहाँ से माइनस हट जाएगा, भैया यही तो फॉर्मूला है 1/2 ये लिख दिया। अब क्या होगा, इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 2.303 वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं, 3010 अपॉन में यहाँ लैम्डा लिख देता हूँ इज इक्वल टू टी की पावर 1/2 लिख देता हूँ, ठीक है 1/2। इन सबको मल्टीप्लाई करो तो 0.693 आ जाएगा, और अपॉन में लैम्डा इज इक्वल टू टी की पावर 1/2 हो जाएगा 1/2। तो टी की पावर 1/2 जो है इज इक्वल टू 0.693 अपॉन में लैम्डा। रिलेशन याद रखना भाई, हाफ पीरियड में और आपका एक डीके कांस्टेंट, इन दोनों के बीच में रिलेशन पूछ लेता है कि हाफ लाइफ पीरियड और जो डीके कांस्टेंट है उन दोनों के बीच में रिलेशन बताओ, तो हाफ लाइफ पीरियड इज इक्वल टू 0.693 अपॉन में आपका लैम्डा आ जाता है, प्रूफ हो जाता है। यही डेरिवेशन आपकी याद रखना, डीके कांस्टेंट डीके लॉ का जो डेरिवेशन है ये आसान सा डेरिवेशन सॉल्व हो जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला इसने, फैराडे लॉ को आपको स्टेट करना है, और फैराडे के 2 लॉ थे, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ, जैसे मोशन के 3 लॉ थे ना वैसे फैराडे ने 2 लॉ दिया था। चैप्टर अगर आपने पढ़ा होगा EMI क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या कहता है कि क्या किसी भी मेटल के अंदर या किसी भी सॉलिड के अंदर इंड्यूस EMF मतलब वोल्टेज की बात होगी, और इंड्यूस
करंट। जब ये होगा, जब आपका वोल्टेज बनेगा तो आपका करंट भी बनेगा। तो कभी भी करंट और वोल्टेज जब इंड्यूस होगा किसी सॉलिड के अंदर, किसी भी सिस्टम के अंदर, वो किसके कारण होगा? वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। चीज के बारे में सब पूछ लेते हैं। एक आता है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड आता है। और एक चीज होता है आपका मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या होता है एक आपका? मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फ्लक्स क्या कहता है? मैग्नेटिक फील्ड कहता है एक ऐसा फील्ड जो मैग्नेट के अराउंड में हो। जैसे ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट है, जहां तक ये अपना पावर को इंड्यूस कर रहा होगा, जहां तक ये अपने पावर को इंड्यूस, जो रीजन में ये अपने पावर को इंड्यूस कर रहा होगा, उस रीजन को हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। और उस मैग्नेटिक फील्ड लाइन से, उस मैग्नेटिक फील्ड से जितने नंबर ऑफ लाइन इसमें से फ्लो करते हैं, जितने नंबर ऑफ लाइन्स, मैग्नेटिक लाइन्स इसमें से फ्लो करते हैं उस एरिया में से, उस नंबर ऑफ लाइन्स को मैग्नेटिक फ्लक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फील्ड होता है कि ऐसा फील्ड जो मैग्नेट के अराउंड में होता है, और मैग्नेटिक फ्लक्स होता है कि कितने नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स उसमें से जा रहे हैं, ठीक है, उस मैग्नेटिक फील्ड में से, उसे मैग्नेटिक फ्लक्स कहा जाता है, ठीक है। तो ये कहता है कि फैराडे लॉ कहता है, सबसे पहला फैराडे लॉ कहता है कि अगर किसी चीज के अंदर आपका वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड होगा, मतलब क्या होगा? वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड। तो वेरिएबल मैग्नेटिक के फील्ड के कारण उसमें वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स भी होगा। अगर वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है तो उसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स भी वेरिएबल होगा। और ये दोनों अगर वेरिएबल हो गए तो इन दोनों के वेरिएबल होने के कारण ही भैया इंड्यूस मतलब ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ बनेगा उसके अंदर, और आपका करंट बनेगा उसके अंदर करंट बनेगा। ये फर्स्ट लॉ कहता है। वो क्या कहता है? फर्स्ट लॉ कहता है कि कभी भी आपका वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड एंड वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स होगा तो उसके अंदर आपका इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट आपका प्रोड्यूस होगा। इसी को हम क्या कहते हैं? आपका फैराडे फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ कहता है फैराडे का कि रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू इंड्यूस ईएमएफ। आप पूछा व्हाट आर एडी करंट? एडी करंट क्या होता है यार? एडी करंट क्या होता है? तो एडी करंट यही है, फैराडे लॉ जो था ना उसी का दूसरा भाई है ये। क्या कहता है ये? एडी करंट कहता है किसी भी लूप के अंदर, किसी भी सिस्टम के अंदर, जैसे बोला ना, जैसे एडी करंट क्या कहता है कि कभी भी आप मैग्नेटिक करंट को चेंज करोगे, मतलब मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करोगे, तो उसके अंदर इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, लेकिन वो अपना अपोज करेगा। मतलब क्या कहता है? अपोज करेगा का मतलब क्या है? अपोज करेगा का मतलब समझो। मैंने क्या बोला? जैसे मेरा ये एक लूप है, ये लूप है, तो इस लूप के पास यहाँ पे मेरा एक क्या जा रहा है? ये आपका साउथ और नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ पोल है और ये आपका साउथ पोल है। तो यहाँ पे अगर ये आपके यहाँ पास आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को मैं पास ला रहा हूँ इस लूप के, तो यहाँ पे नॉर्थ पोल बनेगा। कौन सा पोल बनेगा? नॉर्थ पोल। और नॉर्थ पोल क्या करेगा? हमेशा नॉर्थ पोल उसका, जैसे आपका साउथ पोल है तो साउथ पोल क्या करता है? साउथ पोल हमेशा जो करेगा वो आपका ऐसा डायरेक्शन में भागेगा, तो ये ऐसे डायरेक्शन में भागेगा तो ये इधर जाएगा, और ये जो होगा वो आपका हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब ये आपका आगे क्यों जाएगा? तो ये आपका इसका ये अपोज करेगा, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, ईएमएफ इस डायरेक्शन में। जैसे ही आपका इसमें मैं दूर की ओर ले जाना शुरू करूंगा, मैग्नेटिक फील्ड को दूर ले जाना शुरू करूंगा, नॉर्थ पोल जो है और साउथ पोल ये इससे दूर भागेंगे, तो इसका जो ये होगा ये साउथ पोल बना लेगा, और साउथ पोल बनाते ही ये इसका जो इंड्यूस ईएमएफ होगा वो राइट में होगा, ठीक है, राइट तरफ घूमेगा सर्कुलर पाथ यूं, और जो इसका है वो लेफ्ट तरफ सर्कुलर पाथ घूमेगा। तो ये हमेशा क्या करेंगे? इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट प्रोड्यूस तो होगा भैया, लेकिन वो हमेशा अपना एक दूसरे का अपोज करेगा, वो एक दूसरे को क्या करेगा? उल्टा डायरेक्शन में भागेगा। तो यही डायरेक्शन जो होता है, यही डायरेक्शन के कारण ही तो एडी करंट क्या कहता है? भी किसी लूप के अंदर जब भी वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स होगा या वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, तो उसके कारण उसके अंदर जो इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट जो प्रोड्यूस होगा ना, इंड्यूस करंट, वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होगा। उसी करंट को हम क्या कहते हैं? आपका एडी करंट। उसी करंट को क्या कहते हैं हम? एडी करंट। एडी आपका साइंटिस्ट था, ठीक है, एडी करंट उसने अपना नाम दे दिया था, ठीक है। तो एडी करंट क्या होता है? कभी भी मैग्नेटिक फील्ड और जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वेरिएबल होगा, तो वेरिएबल के कारण वो हमेशा क्या करेंगे? अपना अपोज करेंगे, तो उसके कारण जो करंट प्रोड्यूस होता है उसी को हम क्या कहते हैं? आपका एडी करंट कहते हैं। इनकी डिफाइन अभी मैं दिखा देता हूँ आपको, ठीक है, एडी करंट और इनकी, ठीक है। तो इसने कहा है ये, और गिव करने बोल रहा है इनके दो एप्लीकेशन प्रॉपर्टी। तो याद रखना है, एक इलेक्ट्रिकल ब्रेक्स, कभी याद देखा है? कौन सा? मेट्रो चलते हुए या ट्रेन चलते हुए, उनमें ये थोड़ी ना होता है। कौन सा ब्रेक? साइकिल में जो गुटका वाला ब्रेक लगा देता है वो वाला ब्रेक थोड़ी ना लगा होता उसमें। बंदा क्या करेगा? बंदा लोग चलाएगा, एक बार ब्रेक लगाया ना एक स्टेशन पे आने पर, दोबारा जाके गुटका चेंज करने के लिए जाएगा। क्यों? क्योंकि इतना तेजी में वो ब्रेक लगाता है कि एक ही बार में तो उसका गुटका घिस जाएगा।
वो गुटका लगा के थोड़ी ना काम चलाएगा कि एक स्टेशन पे रोकने टाइम वो रोकेगा, गुटका ही खत्म, गुटका ही टूट जाएगा तो वो भागता ही चला जाएगा और रुकवे नहीं करेगा। तो उसके लिए क्या किया जाता है, उसमें यही एडी करंट का ही यूज किया जाता है। मतलब उनके बीच में क्या किया जाता है, मतलब पहियों के बीच में बड़े बड़े मैग्नेट्स लगा दिए जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, जब मैग्नेट्स को चालू कर दिया जाता है, मतलब उसमें करंट दिया जाता है, तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने के कारण उसमें क्या होता है, जैसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो वेरिएबल होते हैं मैग्नेटिक फील्ड, तो वेरिएबल होने के कारण उसमें क्या होता है, एडी करंट प्रोड्यूस होने लग जाते हैं, लूप बनाने शुरू कर देते हैं, एडी करंट लूप बनाने शुरू कर देते हैं। और जिसके कारण उनका पहिया जो होता है अपोजिट डायरेक्शन में इधर चल रहा होता है, और जो करंट होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, और जिसके कारण आपका पहिया जो होता है इलेक्ट्रिक ब्रेक के कारण रुक जाता है। तो वो बड़ी तेजी से पीछे से ब्रेक लगाते हुए आते हैं और इस टाइम पे आके रुक जाते हैं। तो एडी करंट ही आपका इलेक्ट्रिक ब्रेक में, एक आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग होता है, ठीक है, और एक फर्नेंस होता है, ठीक। तो बहुत सारी चीज़ों में इसका यूज़ किया जाता है। तो याद रखना, एक इलेक्ट्रिक ब्रेक हो जाए, एक फर्नेंस होगा, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग हो जाएगा। ये देखो मैंने आपको यहाँ पे दिखा भी रखा है, ये आपका जो डीके वाला था, डीके कांस्टेंट वाला, डीके वाला अभी मैंने ये जो डेरिवेशन बताया था वो डेरिवेशन का है ये, ठीक है। अब यहाँ पे देखो फैराडे लॉ कहता है व्हेन एवर देयर इज अ, ठीक है, व्हेन एवर देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स देन इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट इज प्रोड्यूस। मतलब उसमें आप चेंज इन ईएमएफ करोगे तो इंड्यूस करंट और इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा इन अ कॉइल एट इज लास्ट एज लॉन्ग इन द मैग्नेटिक फ्लक्स इज चेंजिंग। मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तभी ये प्रोड्यूस होगा। ये सेकंड लॉ कहता है द रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू द इंड्यूस ईएमएफ। मतलब रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू द इंड्यूस ईएमएफ। माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो आपका अपोजिट डायरेक्शन में कॉस जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में, इस कारण से माइनस साइन लगा हुआ है, ठीक है। एडी करंट क्या कहता है, एडी करंट इज द करंट आर द करंट induced in a solid metallic mass when the magnetic flux threading through them change। मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स जो है उस टाइम पे चेंज हो रहा है तो उसमें जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है उस करंट को ही हम एडी करंट कहते हैं। और एडी करंट की कुछ एप्लीकेशंस है, एक आपका इंडक्शन फर्नेंस, ये कौन सा है, इंडक्शन फर्नेंस, मतलब जैसे इसको मैग्नेटिक फील्ड को लगा के किसी सॉलिड या किसी चीज को गलाने का काम करते हैं, कोई सी चीज को गलाने का काम करते हैं, तो ये मैग्नेटिक फील्ड काम करता है, ये भी काम कर देता है। आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग हो जाता है, ठीक है। और एक आपका थर्ड, इसके बाद थर्ड यहाँ पे इलेक्ट्रिक ब्रेक हो गया, ये आपके यूज किए जाते हैं, ठीक है। अब ये बोलते हैं ना कभी कभी ना एडी करंट को, एडी करंट बहुत ज्यादा हो जाए, एडी करंट बहुत ज्यादा हो जाए, ठीक है, कुछ ज्यादा ही एडी करंट होता है। तो एडी करंट जो होते हैं, जैसे ये चीज है तो इसके अंदर एक लूप होगा, तो इसके अंदर जितने भी लूप बन रहे होंगे ये एडी करंट के ये लूप बन रहे हैं, ठीक है। तो इसमें ना एनर्जी लॉस बहुत होती है, क्या होती है, एनर्जी लॉस बहुत होती है। एडी करंट जब एक लूप में बनने लग जाए तो एनर्जी लॉस क्या होते हैं, बहुत होती है। तो इस एनर्जी लॉस को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, एक आपका लैमिनेटेड कोर बना लेते हैं। मतलब क्या, छोटे छोटे कोर्स बना लिए जाते हैं जिसमें आपका एडी करंट बनेगा, तो ऐसा कुछ एडी करंट बन जाता है जिससे एनर्जी लॉस भी नहीं होता। तो एनर्जी लॉस को बचाने के लिए क्या किया जाता है, लैमिनेटेड कोर्स का यूज किया जाता है। किसका, लैमिनेटेड कोर्स का। अभी देखो आएगा एक क्वेश्चन, उसमें ये चीज पूछेगा, ठीक है। तो याद रखना इसमें क्या, किस चीज का यूज किया जाता है, लैमिनेटेड कोर का यूज किया जाता है। इसके बाद अभी वही क्वेश्चन था ना, हाउ आर दी एनर्जी लॉसेज ड्यू टू एडी करंट इज मिनिमाइज। मतलब कैसे आप मिनिमाइज कर सकते हो, तो लैमिनेटेड कोर का यूज करके आप मिनिमाइज कर देना, बस खत्म हो गया भाई लैमिनेटेड कोर। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, ये आ जाता है भैया, ये क्वेश्चन कौन सा आ गया, ये विद द हेल्प ऑफ सर्किट डायग्राम एक्सप्लेन हाउ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू डायोड्स कैन बी यूज एज रेक्टिफायर। मतलब दो डायोड्स को मिला के वो एक रेक्टिफायर के रूप में काम करता है। याद होगा भैया सेमीकंडक्टर चैप्टर में से ये कि रेक्टिफायर जो होता है, रेक्टिफायर टू डायोड्स को मिला के एक फुल वेव रेक्टिफायर बनाया जाता है। कौन सा वेव रेक्टिफायर बनाया जाता है, फुल वेव रेक्टिफायर। और ये जो फुल वेव रेक्टिफायर है ना, ये फुल वेव रेक्टिफायर ये दो डायोडों से मिलके बना होता है। इसकी जो एफिशिएंसी होती है, बोलते हैं 100 है, होती तो है नहीं, 100% एफिशिएंसी होती है। मतलब इसमें पूरा का पूरा आपको आउटपुट मिल जाता है। अगर नहीं देखा तो इस वीडियो की लिंक जो है, वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है यार, देख लेना, ठीक है। क्योंकि मैं अभी क्वेश्चन नहीं करवाने वाला हूँ, बस बताने वाला था। देख लो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब भी बता रहा हूँ मैं ये फुल वेव रेक्टिफायर बता ही रहा हूँ, तो माइंड के अंदर बिठा लेना, फुल वेव रेक्टिफायर पेपर में आ ही जाता है, ठीक है। अब क्या किया, मैंने फुल वेव रेक्टिफायर खत्म हो गया। इसमें ये सेकंड बोला बट इज अ जेनर डायोड। जेनर डायोड क्या था, मैंने बताया था ना, उस वीडियो में भी बताया था, यहाँ भी बता देता हूँ। जेनर डायोड एक तरह का डिवाइस है, जेनर डायोड इज अ डिवाइस,
ठीक है, विच कैन ऑपरेट इन अ रिवर्स बायस। मतलब जेनर डायोड एक तरह का डिवाइस होता है जो कि रिवर्स बायस में ऑपरेट किया जाता है, और ये ब्रेक डाउन वोल्टेज का यूज करके वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में भी इसका यूज किया जाता है। इस तरह के डिवाइस को हम जेनर डायोड कहते हैं। और जेनर डायोड है ना भैया, इसका एक आगो सिंबल होता है, और सिंबल क्या होता है, ऐसा बना दिया जाता है ऐसा, और यहाँ पे ना ये तीर सा इसे बना दिया जाता है। ये जेनर डायोड हो गया। कौन सा हो गया? डायोड, जेनर डायोड। बस जेड ही बन गया ना, तो इसको जेनर डायोड कहते हैं। और इसका यूज किस लिए? रिवर्स बायस में किया जाता है। किसमें? रिवर्स बायस में किया जाता है। और रिवर्स बायस में करके इसको ब्रेक डाउन वोल्टेज तक यूज किया जाता है, क्योंकि ब्रेक डाउन वोल्टेज में लार्ज चेंज करते जाओ किसमें? करंट में, लेकिन उसमें कोई भी चेंज नहीं होता। तो ये ब्रेक डाउन वोल्टेज का यूज करता है। अच्छे से समझने के लिए नीचे दे रखा है, वहां जाके आप समझ सकते हो। अब इसके बाद 7th आ जाता है स्टेट विजिस्टर लॉ एंड गिव्स इट्स एप्लीकेशन। लॉ बता रहा है विजिस्टर लॉ। अब याद रखना ये लॉ क्या है? पोलराइजिंग एंगल की बात की जाती है। पोलराइजिंग की बात की जाती है तो क्या किया जाता है? ये एक ग्लास स्लैब है, तो इस स्लैब पे कोई लाइट आएगी तो या तो वो रिफ्लेक्ट हो जाए, या तो वो नॉर्मल जो है नॉर्मल ये इसकी ओर रिफ्रैक्ट हो जाए। ऐसा ही कंडीशन में नहीं है। तो यहाँ पे एंगल आई जो बनता है, एंगल आई, तो ये कहता है एंगल आई, tan of angle I polarizing angle is directly proportional या equal to refractive index of a medium, ये कहा जाता है। और IP जो है, IP is equal to tan inverse न्यू। इसी लॉ को हम क्या कहते हैं? आपका विजिस्टर लॉ। इसी लॉ को क्या कहते हैं हम? विजिस्टर लॉ। विजिस्टर लॉ कहता है कि स्टेट दैट द टेंजेंट ऑफ द पोलराइजिंग एंगल, टेंजेंट ऑफ अ पोलराइजिंग एंगल ऑफ अ इंसिडेंस ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम इज इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब U जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इज इक्वल टू tan IP होगा, और IP इज इक्वल टू tan इनवर्स U होगा। यही आपका क्या है? और इसका एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशन क्या है आपका? ये पोलराइजेशन ऑफ लाइट, इसका एक एप्लीकेशन होगा। 2 नंबर आपने यूं ही पा लिए। फुल वेव रेक्टिफायर का देख लो, यहाँ पे मैंने बना के दे रखा है। ये फुल वेव रेक्टिफायर का आपका वो है स्ट्रक्चर, ठीक है, मैंने बना रखा है यार। ये तो पूरा इतनी अच्छी तरीके से बना दिया था ना मैंने, कि आप समझ ऐसा हो ही नहीं सकता। ये ग्राफ है, उसके आउटपुट और इनपुट के ग्राफ थे, ठीक है। इसकी वर्किंग है फुल वेव रेक्टिफायर की, और ये आपके रिवर्स वाइज जो भी है, ठीक है। रेक्टिफायर को जब सर्किट डायग्राम जो कैपेसिटर था, कैपेसिटर में लगा दिया था, तो ग्लिच जो आ रही थी उस ग्लिच को ठीक करने के लिए फिल्टर साइड, और ये जेनर डायोड है। जेनर डायोड को एज अ वोल्टेज रेगुलेटर किस तरीके से यूज किया जाता है। इसी के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है यार, करवा भी रखा है मैंने, अब दोबारा से नहीं बताऊंगा। कौन सा क्वेश्चन है? एक्सप्लेन हाउ डीके कांस्टेंट इज रिलेटेड टू हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ रेडियो एक्टिविटी सब्सटेंस। अभी बताया था ना मैंने कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है। ये क्या था? T1/2 इज इक्वल टू 0.693 अपॉन में लैम्डा। ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है ना। यही रिलेशन आपको यहाँ पे ड्राइव करना है। आपके 2 नंबर यहीं से पक्के हो जाएंगे, ड्राइव कर दोगे तो समझ आ गया ना। पीछे करके देख लेना, समझ आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। मतलब कैपेसिटर के अंदर, कैपेसिटर आप जानते हो ना, ये 2 तरह का प्लेट होते हैं। 2 प्लेटों को बना के जो मिलता है उसी को हम कैपेसिटर कहते हैं। क्या कहते हैं? कैपेसिटर कहते हैं। कई टाइप के होते हैं, सिलेंड्रिकल शेप भी होता है आपका, सर्कुलर शेप भी होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर भी होता है। तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। इसमें आपका ये पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। एक प्लेट को पॉजिटिव, एक प्लेट आपका नेगेटिव होता है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में आपका क्या किया जाता है? इन दोनों के बीच में, कैपेसिटर प्लेट के बीच में एनर्जी स्टोर के लिए, तो वो आपका Q इज इक्वल टू CB जो है, Q इज इक्वल टू CB आपका ये एक फॉर्मूला हो जाता है। ये आपका एनर्जी स्टोर्ड इन, मतलब चार्ज स्टोर्ड इन कैपेसिटर आ जाता है। इसी कैपेसिटर के अंदर आपको एनर्जी को स्टोर करना है। तो मैंने इस कैपेसिटर को पॉजिटिव 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 और नेगेटिव 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 में लगा दिया। इसको मैंने क्या कर दिया? सर्किट डायग्राम बना दिया। सर्किट डायग्राम एक बना दिया मैंने, ये मेरा एक सर्किट डायग्राम हो गया। तो इसके अंदर मैं एनर्जी की बात करूंगा कि एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, क्या एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। तो इस कैपेसिटर की बात करूंगा, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर जब मैं फाइंड करूंगा तो वो मेरा फाइंड क्या होगा? बोलते 1/2 CV स्क्वायर। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर ये प्रूफ होना चाहिए 1/2 CV स्क्वायर। वर्क डन निकालेंगे सबसे पहले। और वर्क डन क्या होता है? किसी चार्ज को आपको किसी एक सिस्टम तक लेके जाना है, तो मतलब वो पोटेंशियल कहलाता है। पोटेंशियल हमारा dW/dQ होता है, ये होता है, ठीक है। पोटेंशियल क्या होता है हमारा? dW/dQ। एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरी जगह पे ले जाने में जितना वर्क डन होता है वो, तो V इज इक्वल टू dW/dQ।
डी क्यू हो जाएगा। तो यहाँ से डी डब्ल्यू की जब वैल्यू मैं फाइंड करूंगा तो वो मेरा क्या आ जाएगा, वी डी क्यू, ये फाइंड हो जाएगा। अब क्या देखता हूँ मैं, यहाँ से ये फाइंड हो गया, तो ये हमारा फाइंड हो गया। अब इसके बाद हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इंटीग्रेशन करेंगे किसका, हम डब्ल्यू फाइंड करना है, टोटल वर्क डन फाइंड करना है, तो हम डी डब्ल्यू को कर देंगे। तो यहाँ पे टोटल वर्क डन जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से डी डब्ल्यू को मैंने रख दिया वी डी क्यू। हम कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, तो क्यू की इंटीग्रेशन हो रही है तो जीरो से लेके क्यू तक इंटीग्रेट करेंगे। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से ये हो जाएगा क्यू से ये हो जाएगा, और v की वैल्यू हम जानते हैं q इज इक्वल टू क्या होता है, सी वी आता है, और v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू हमारा q बाय सी आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पुट कर दिया q बाय सी और d q, और क्या करूँगा यहाँ से, मेरा यहाँ से क्या देखोगे कि w इज इक्वल टू मैंने यहाँ से c बाहर निकाल लिया तो 1/c बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन में यहाँ से 0 से q और q डी क्यू हो जाएगा। ठीक है, अब क्या देखूंगा, w 1/c हो जाएगा, और इंटीग्रेशन में इंटीग्रेट अगर हो जाए तो पावर 1 होती है, तो 1 + 1 हो जाता है, 2 हो जाता है। तो यहाँ से इंटीग्रेट होके पावर यहाँ 2 हो जाएगी, तो q की पावर 2 हो जाएगी, अपोन में जो पावर होती है वही नीचे लग जाती है, और यहाँ 0 से लेके q तक हो जाएगा। ठीक है, w इज इक्वल टू 1/c। ठीक है, और यहाँ से मैं q धर देता हूँ, अगर तो q धरूँगा तो मेरा क्या हो जाएगा, q² बनेगा, माइनस 0 धरूँगा तो 0/2 बनेगा, ये हो जाएगा। तो यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा, w इज इक्वल टू 1/c, w इज इक्वल टू 1/c ब्रैकेट में q² आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो यहाँ से w इज इक्वल टू मेरा क्या आ गया, यहाँ से अगर देखो तो q² आ जाएगा, और w ही जो है वर्क डन जो ये है वही तो एनर्जी के रूप में स्टोर किया जाता है। तो एनर्जी इज इक्वल टू मेरा क्या हो गया, q² प्रूफ हो गया, मतलब एक फॉर्मूला हमारा एनर्जी का ये प्रूफ हो गया, q²/2c। अब अगर मैं देखूं एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इज इक्वल टू q²/2c आई है, तो मैं इस q की जगह पे q इज इक्वल टू आपने क्या देखा था, cv होता है ना, तो q की जगह पे मैंने क्या रख दिया, cv। तो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर cv का होल स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में 2c हो जाएगा। तो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, c²v² अपॉन में 2c, c से एक c काट दूंगा तो u इज इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, 1/2 cv² फाइंड हो जाएगा। यही तो मैंने बोला था फाइंड करने के लिए, 1/2 cv²। अब देखो इसके अंदर मैंने c की वैल्यू पुट कर दी, तो c इज इक्वल टू मेरा यहाँ से क्या आ जाएगा, c इज इक्वल टू q/v आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया 1/2, c की वैल्यू मैंने क्या पुट कर दी, यहाँ पे c की वैल्यू q/v पुट कर दी, मल्टीप्लाई में v² पुट कर दिया, तो v से v कट जाएगा, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर 1/2 QV आपका फाइंड हो जाएगा। क्या फाइंड हो जाएगा, QV आपका फाइंड हो जाएगा। देख रहे हो आपका ये थर्ड फॉर्मूला, ये आपका सेकंड फॉर्मूला, और इससे पहले आपका ये फर्स्ट फॉर्मूला। 3 तरह के एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर के 3 फॉर्मूले आपने यहाँ से ड्राइव कर लिए, और ड्राइव होते ही तीनों फॉर्मूले आपके पास आ गए। तो ये डेरिवेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा 4 मार्क्स का डेरिवेशन है। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर आपका फाइंड हो गया, ये प्रूफ करना था जो कुछ करना था। 10 क्वेश्चन एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन वाला ये क्वेश्चन मैंने आपको बता ही दिया क्या है, समझ आ गया ना। इसके साथ क्या हो जाते हैं आपके ये 10 क्वेश्चन जो होते हैं डेरिवेशंस के, न्यूमेरिकल के, जो आपके मिनिमम डेविएशन, ये जो क्वेश्चन से मिनिमम जो 10 क्वेश्चन थे आपके, मैंने बोलूँ ना तो इसमें 4 से 5 चैप्टर के जो क्वेश्चन थे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वो आपको मैंने कवर करवा दिए हैं। ठीक है, ये वो जो पीडीएफ है, इसके सॉल्यूशन की पीडीएफ दोनों मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करके लिखा होगा, उसे जरूर डाउनलोड करना, सभी उसके अंदर लिखी है, तो वो जल्दी से डाउनलोड कर लेना। ये भी डाउनलोड करो, प्रैक्टिस करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही धमाकेदार मैराथन के साथ, जब तक के लिए बने रहे विक्की वर्मा के साथ। जय हिंद, जय भारत।